हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 24 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो प्राइमरी स्तर पर क्या होता है कि जो पाठ्यपुस्तकों की रचना है वो बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है, ताकि क्या हो, बच्चों में सीखने सिखाने के दौरान कोई गलत अवधारणा उसमें ना बन पाए। तो आपकी नज़र में इसकी सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, ये आपको बताना है पाठ्यपुस्तकों की। पहला ऑप्शन है हमारा, प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है, जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय ना बन सके। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं उनको बहुत विस्तृत तरीके से बताया जाता है, जिससे क्या हो कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रत्यय हैं, उनका वो स्पष्ट हो सके और कोई भी गलत अवधारणा ना बन सके। दूसरा ऑप्शन है हमारा, महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्यपुस्तकों में दी जाती हैं। मतलब जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी, जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी परिभाषाएं दी जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है, ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ में ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। मतलब ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को लगता है कि जो उनकी आयु छोटी है इस प्रत्यय को समझने के लिए, तो क्या किया जाता है, उनको परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। मतलब जिस लेवल पर वो परिचित हो उस स्तर पर उन्हें ये चीज़ें समझाई जाती हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ्यपुस्तकों की जो सबसे अच्छी विशेषता होती है, जो बच्चों की आयु को ध्यान में रख के बनाई जाती है, वो क्या है कि ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ में ना आ पाएंगे, हमें ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे वो परिचित हैं उस चीज़ से हम शुरुआत करते हैं, ताकि जो बच्चे जिस बात से परिचित हैं उनसे हम स्टार्टिंग करेंगे। उनसे कनेक्ट करके जब चीज़ों को हम बच्चों को बताते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को और अच्छे से समझ में आती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि मतलब समुदाय को, मतलब जो हमारे आसपास का हमारे समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसको भी प्राथमिक ईवीएस पढ़ाने के एक संसाधन के रूप में लिया जाता है कि बच्चे उससे भी, मतलब हमारे समुदाय से भी, हमारे समाज से भी ईवीएस को सीखते हैं। एक साधन के रूप में हम उन्हें यूज़ करते हैं। क्यों? पहला ऑप्शन है हमारा, यह सस्ता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। चौथा है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? यह सस्ता है इसलिए नहीं, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं इसलिए भी नहीं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, हाँ ये सही है कि इसमें क्या होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए नहीं, यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है बच्चों को, इसलिए हम समुदाय को एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं। समुदाय में क्या होता है कि बच्चे जो है वो स्वयं के अनुभव से सीखते हैं, वो बातें करते हुए सीखते हैं या क्रियाकलापों से सीखते हैं। तो वो क्या करता है, वो बच्चों को एक्सपीरियंस करने का माहौल प्रदान करता है समुदाय। इसलिए हम प्राथमिक स्तर पर समुदाय को एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। मतलब एक कक्षा 5 के जो है विद्यार्थी हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक छोटे से डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। तो आपको बताना है कि ये जो अनुमान लगा रहे हैं बच्चे, तो इससे उनमें कौन सा कौशल विकसित हो रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा वर्गीकरण, दूसरा है संप्रेषण, तीसरा है प्रयोग करना, चौथा है अनुमान लगाना।
तो इसमें ज़्यादा मेहनत, बहुत इजी सा सवाल है। क्या अनुमान लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, अनुमान लगाने का कौशल विकसित हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम, जो पेड़ पौधे और पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। मतलब पेड़ पौधे और पशु हैं जो, वो हमारी जो परिवार एवं मित्र जो थीम दी गई है उसका एक हिस्सा है। ये क्यों है, इसको हमने क्यों उनको हिस्सा बनाया है, पेड़ पौधों और पशुओं को अपने परिवार एवं मित्र का, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए है हमारा, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। बी है, पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। सी है, विद्यार्थी उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ये क्यों किया गया है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। ये तो है, इसलिए दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने और उनको संरक्षित करने का उनके अंदर विचार आए। वो ये समझ सके कि जिस तरह हम अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे और पशुओं की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो छोटे बच्चे उन धारणाओं के बारे में उतना ज़्यादा सजग नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, मतलब प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, ताकि हम बच्चों को कैसा बना सकें। पहला ऑप्शन है हमारा, वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। दूसरा ऑप्शन है, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चौथा ऑप्शन है, परंपरागत विषयों से परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना। तो हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चों का जो स्कूली ज्ञान है उसको हम उनके बाहरी उनका बाहरी जीवन है उससे हम जोड़ सके। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है प्राइमरी स्तर पर बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की जो कक्षा की शिक्षा है उसको स्कूल से बाहर के जीवन से जुड़ने में मदद करना। ये है हमारा मुख्य उद्देश्य कि हम बच्चों को इस योग्य बना पाएं कि जो बच्चे अपने विद्यालय में सीख रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग वो अपने बाहरी जीवन में कर सके। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। मतलब कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं दी गई है, क्यों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती हैं। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझ सकते। तीसरा ऑप्शन है, ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। चौथा ऑप्शन है हमारा, कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थी ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि जो ईवीएस से रिलेटेड जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी बातें हैं, उनको हमने क्या किया है, भाषा और गणित के माध्यम से ही बच्चों को बताने का प्रयास किया है कक्षा 1 और 2 में। इसलिए कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तक
नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 कि ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। मतलब जो भी भाषा ईवीएस से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं हमारी, उसको हमने भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को बता देना है। इसलिए हमने ईवीएस की पाठ्य पुस्तक जो है वो क्लास 1 और 2 में नहीं रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? मतलब हम बच्चों को पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है, ए है लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। बी है वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। सी है वनों के संरक्षण पर नाटक करना। डी है एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो क्या इसमें कौन सी उपयुक्त रणनीति है? लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। भ्रमण करने से क्या होता है कि बच्चे अवलोकन करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, वो समझते हैं कि मतलब गोदामों में जो पेड़ हैं वो कट के किस तरह से आते हैं, क्या काम होता है उनका, तो वो सब कुछ चीज़ों को देखेंगे। वनों को काटने के लिए पोस्टर बनाना। पोस्टर बनाने से उनमें बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा मतलब ज़्यादा जो बच्चे इन्वॉल्व, देखिए बच्चे कहाँ से ज़्यादा सीखते हैं? जहाँ वो इन्वॉल्वमेंट महसूस करते हैं, मतलब खुद कुछ महसूस करेंगे, खुद वो जाएंगे देखेंगे, तो जहाँ वो इन्वॉल्व होंगे वहाँ से वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। वनों के संरक्षण पर नाटक करना, ये भी सही है। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। जब बच्चे एक पेड़ को अपनाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तब उनको एक पेड़ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, तो ये भी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? एक ईवीएस के शिक्षक अगर अपने विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी विधि है जो बहुत अच्छी है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, मतलब जो स्टैंडर्ड जो टेस्ट हैं, जो मतलब नेशनल स्तर के जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको मेंटेन रखने के लिए उपयुक्त हो, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जो बच्चे का जो उसका ज़मीनी स्तर है, मतलब वो जहाँ से आ रहा है, जो उसके माहौल जो है, वो जो स्थानीय उसका एरिया है, उस हिसाब से जो अनुकूल हो, हमें ऐसे टेस्ट मतलब मूल्यांकन इस पद्धति से करना चाहिए जो बच्चों की मन स्थिति के अनुकूल हो, या जो शिक्षक जो चाहता है कि वो किस बात को बच्चों में देखना चाहता है, किस बात का वो मूल्यांकन करना चाहता है, इसका जो प्रदर्शित कर सके, इसका जो वो बता सके शिक्षक को, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए अगर शिक्षक एक बच्चे में ईमानदारी का गुण देना चाहता है तो वो ऐसे मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग करेगा जो बच्चे के ईमानदारी के गुण को बता सके उसे, न कि जो भी स्टैंडर्ड जो भी बना दिए गए हैं पद्धति हम उनका प्रयोग करें, बल्कि हमें अपने द्वारा खुद से बनाना चाहिए और बच्चों के हिसाब से जो उचित हो, हमारे लिए जो हम जिसका मूल्यांकन करना चाहते हैं उसका सही से प्रदर्शन वो कर सके, इस ऐसी टेक्निक का हमें प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपने शिक्षण के अनुकूल, मतलब शिक्षक एक ऐसा उपकरण बनाए जो उसने जो पढ़ाया है उसके अनुकूल हो, तो ये तो नहीं सही होगा, मतलब बच्चे के भी अनुकूल होना चाहिए।
परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट, मतलब जो सब मानते हैं ऐसे टेस्ट, ये भी उचित नहीं होते हैं। चौथा क्या है, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो ये सबसे सही है, विद्यार्थी के लिए भी अनुकूल हो, जो शिक्षक ने शिक्षण प्रणाली यूज की है उसके भी अनुकूल हो, और स्थानीय प्रसंग जो है, जो उनका एरिया है, उस विद्यार्थी के एरिया के भी अनुकूल हो वो टेस्ट, वो मूल्यांकन पद्धति। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। मतलब आपको ये बताना है इसमें से कौन सी टेक्निक है जो बच्चों को, हमने मान लीजिए कोई चीज़ सिखा दी, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि वो चीज़ बच्चों में इस तरह से बैठ जाए कि बच्चे फिर उसको कभी भूले नहीं, मतलब उसको और भी अच्छी तरह से सीख पाएँ। इसको इनके सीखने को और मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक हमें अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा घर पर किए गए क्रियाकलाप, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में आपसी विचार विमर्श, चौथा ऑप्शन है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो क्या है, घर पर किए गए क्रियाकलाप, इनसे नहीं होता कि मतलब बच्चे का सुदृढ़ीकरण इतना नहीं होता। शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, अगेन जो है वो शिक्षक ज़्यादा एक्टिव होगा, जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे इसमें। कक्षा में आपसी विचार विमर्श, मतलब कक्षा में एक दूसरे से बच्चे और आपस में विचार विमर्श करें, ये सही है। इससे क्या होगा, बच्चों का जो भी उन्होंने सीखा है जब वो दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा, जो उन्होंने सीखा है वो और मजबूत बनेगा। ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना, मतलब ईवीएस की कॉपी में जो उन्होंने लिखा बताया है टीचर्स ने, उसको रख लेना या लिख लेना, ये तो अच्छा नहीं है। तो क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि बच्चे जो है आपस में विचार विमर्श करें, जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों को बताएं, उसके बारे में बताएं। तो क्या होगा, इससे जो उन्होंने सीखा है, उनका जो ज्ञान है वो और मजबूत होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। मतलब इसमें से कौन सी टेक्निक है जिसका प्रयोग एक शिक्षक इसलिए कर सकता है कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उनका वो आकलन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तिमाही टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है दत्त कार्य की नोटबुक, तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, चौथा ऑप्शन है कक्षा में व्यवहार। तिमाही टेस्ट क्या होता है, प्रत्येक 3 महीने पे होता है, तो ये एक निश्चित समयांतराल पे होता है। तो इस क्या होगा कि हो सकता है उस समय बच्चा बीमार हो, अच्छा प्रदर्शन वो ना कर पाए, या हो सकता है कि बच्चा पहले नहीं काम कर रहा था, उस समय उसने बहुत मेहनत की, रट लिया चीज़ों को और वो अच्छा प्रदर्शन कर गया। तो ये सीखने का मतलब आकलन करने का कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। दत्त कार्य की नोटबुक, मतलब जो आप उस बच्चे को कार्य देते हैं, जो अपनी नोटबुक में लिखता है, उसको देखने से आप उसका आकलन कर सकते हैं। ये भी नहीं, इससे भी नहीं हो सकता है बच्चा जो है वो खुद से नहीं करता हो, किसी और से करवा लेता हो या किसी से पूछ के कर लेता हो, तो ये भी नहीं सही है। पोर्टफोलियो या कक्षा में व्यवहार, कक्षा में व्यवहार से भी आप उसका आकलन सही से नहीं कर सकते। लेकिन एक पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है एक फाइल होती है बच्चे के नाम की, जिसमें आप हर उस चीज़ का वर्णन करते हैं, जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा था उसका व्यवहार किस तरह से है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके क्या फेल्योर्स हैं, सबका आप एक ब्यौरा बना के रखते हैं। तो ये आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त होगा। मतलब आप शिक्षक बच्चों को अपनी जो लास्ट थीम है, 6th थीम है, हम चीज़ों को कैसे करते और बनाते हैं, इसके बारे में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी टेक्निक है जो सबसे उपयुक्त होगी ये पाठ पढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन है हमारा किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना
और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन। चौथा ऑप्शन है खेतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति या चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो पहला क्या कह रहा है कि किसी ऐतिहासिक भवन के भ्रमण पर ले जाइए और वहां पे जो बच्चे देख रहे हैं उनकी जो निर्माण सामग्री है उसको वो देखें और उसको निर्माण के नमूने को पहचाने, मतलब किस तरह से उनका निर्माण हो रहा है, इस तरह से उसको देखें। या विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। तो ये हम चीजें कैसे बनाते हैं उसके बारे में ये कोई बात नहीं करता। संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन प्राप्त करना। तो इससे भी बच्चे की हम चीजों को कैसे बनाते हैं ये वो ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति या चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। बच्चे इससे भी ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते कि मतलब कौन कौन से औजार उपयोग में आते हैं, इससे नहीं बच्चे जान पाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी ऐतिहासिक भवन की वो भ्रमण करते हैं उसके बाद जो सामग्री उसमें यूज होती है उसको बनाने में उसके बारे में जानते हैं, उसके जो नमूनों को पहचानते हैं, तो बच्चे क्या है ये समझ पाएंगे कि हाँ हम चीजों को किस तरह से बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार पर गमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। मतलब तीसरी कक्षा में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में पढ़ते हैं। फिर चौथी कक्षा में क्या होता है कि वो अपने परिवार वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब उनके परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे कौन कौन है, मतलब पूरे परिवार वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है पांचवी कक्षा में जब वो जाते हैं तो परिवार पर गमन के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब परिवारों का कैसे एक दूसरे में आगमन होता है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, इसके बारे में सुनते हैं। तो इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है। मतलब इस थीम इसके माध्यम से आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन सा उपागम उपयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा अमूर्त से मूर्त, दूसरा ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय से वैश्विक, चौथा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। अमूर्त से मूर्त यानी जो अमूर्त चीजें हैं उनसे मूर्त नहीं। परिवार क्या है? परिवार एक मूर्त चीज है, ये अमूर्त चीज नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। वैश्विक से स्थानिक नहीं, वैश्विक से स्थानिक नहीं आ रहे हैं हम, स्थानिक से वैश्विक जा रहे हैं। स्थानिक क्या है? उसका परिवार। फिर उसने क्या किया, फिर परिवार वृक्ष के बारे में जाना। फिर उसने देखा कि परिवारों का परगमन कैसे होता है, मतलब एक परिवार की जो पुत्री होती है उसका दूसरे में विवाह होता है। फिर इस तरह से परिवारों क्या होता है परगमन होता है, इसके बारे में जाना। तो ये क्या है स्थानिक से क्या हो रहा है वैश्विक की तरफ जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जनरल से स्पेसिफिक जा रहा है, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 यानी स्थानीय से वैश्विक उपागम का उपयोग किया गया है। कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? मतलब एक शिक्षक जो है वो अपने पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य योजना बना रहा है, तो इसमें से कौन से विचार हैं जिनको उसको अपने उसमें रखना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए है अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, बी है छात्रों को पर्यावरण सजगता, सी है प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, डी है सामान्य उद्देश्य। तो एक पाठ्य योजना में क्या होता है कि आपके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, फिर आप उनको कैसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और उन्होंने क्या सीखा है इसका हम आकलन कैसे करेंगे, यही सब उसमें होता है जो पाठ्य योजना होती है हमारी। अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य में होना ही चाहिए कि हमारे क्या स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य है इसके बारे में। छात्रों की पर्यावरण सजगता,
तो इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है कि छात्रों में पर्यावरण से क्या वो पाठ्य योजना बना रहे हैं जो अध्यापक हैं। प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, हाँ इसमें कुछ अवधारणाएं होनी चाहिए प्रमुख, और बच्चों में कौन से कौशल हम विकसित करेंगे या किस एक्टिविटी के द्वारा हम बच्चों को चीज़ों को सिखाएंगे, ये पाठ्य योजना में होती हैं। सामान्य उद्देश्य, हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं जो पाठ्य योजना में हम जिनमें शामिल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। मतलब एक दृष्टिबाधित बालक के लिए इसमें से कौन सी युक्ति है जो सबसे अच्छी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, बी है स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, सी है अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, डी है जहां तक संभव हो पाठ्यपुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं। तो क्या है, श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, ये सही है कि मतलब अगर बच्चा देखने में उसको समस्या हो रही है तो आप क्या कीजिए, जो चीजें श्रवण मतलब जो बोलती हो चीजें ऐसी पाठ्य वस्तु तैयार कीजिए, तो क्या होगा बच्चा सुन के सीख पाएगा। स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, हाँ जो बच्चों को ऐसी टेक्निक का प्रयोग है जिससे बच्चे छू के उसको समझ सके। भाई देख नहीं सकता तो वो छू सकता है, या अगर उसको मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो आप बड़े बड़े अक्षरों में चीज़ों को लिख के ले आइए तो बच्चा उससे भी समझ जाएगा, ये भी सही है। अवधारणाओं को सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, तो सरल चित्रों से बच्चा नहीं समझ पाएगा, मतलब अगर ठोस होंगी स्पर्श करने के योग्य होंगी तब तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर वो सरल होंगी जैसे नॉर्मल जो चित्र बनते हैं उस तरह से होंगे तो वो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। जहाँ तक संभव हो पाठ्यपुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित किया जाए, मतलब क्या किया जाए कि बहुत ठोस तरह से उनको मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो इससे भी बच्चा जो है उसको उन अवधारणाओं को समझ पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और डी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है, इसमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। मतलब सलीम एक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चों को जल थीम पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने सोचा है कि हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाएं। तो इसमें से कौन सी जो जगह है वो उनके क्षेत्र भ्रमण के लिए उचित होंगी उनके थीम के अनुसार। पहला ऑप्शन ए है जल संचय यंत्र, बी है जोहड़, सी है बावड़ी, डी है खेजड़ी। तो ए क्या है, जल संचय संयंत्र, तो ये तो सही है कि जहाँ पे जल को एकत्र किया जाता है उस संयंत्र पे उन बच्चों को ले जाएं, ये तो सही है। जोहड़ क्या होता है कि हरियाणा और राजस्थान के साइड ऐसे बनाया जाता है नालियों के द्वारा, जो वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्र करके उसको फिर बाद में यूज़ किया जाता है, ये होता है जोहड़। मतलब उनको ये बड़े बड़े टैंकों में यूज़ करके पाइप्स के द्वारा या जो छतों का पानी होता है ढलान के द्वारा उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको यूज़ किया जाता है। हाँ इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बावड़ी क्या होती है कि एक तालाब की तरह होती है और फिर जो उसमें नालियों के द्वारा वर्षा का पानी उसमें लाया जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन से जो नीचे का भाई वर्षा का पानी जब वहाँ आप कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जल स्तर जो आता है ज़मीन का वो ऊपर आ जाता है, तो उससे पानी को निकालने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। खेजड़ी क्या होता है, खेजड़ी एक वृक्ष होता है, तो ये सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।